35,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में एक विशाल कॉन्टस एयरबस 380 उड़ रही है। सब कुछ एकदम सामान्य है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। हाँ, मतलब विमान के एक इंजन में विस्फोट हो जाता है और कॉकपिट में एक के बाद एक लगातार अलार्म बजने लगते हैं। ऐसी स्थिति में तो मतलब किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। बिल्कुल। 22 में से 21 प्रमुख प्रणालियां हाइड्रोलिक से लेकर ब्रेक तक पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। कोई भी आम इंसान ऐसी स्थिति में डर से एकदम जम जाएगा। लेकिन उस दिन उस विमान के पायलट ने कुछ ऐसा किया जिसने 460 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसने कोई जादू नहीं किया था। सही कहा। उसने असल में अपने ही दिमाग को हैक कर लिया था। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान और उत्पादकता का, मतलब प्रोडक्टिविटी का एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। ये सचमुच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है और ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि दबाव में हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। और आज के हमारे इस डीप डाइव में हम सिर्फ विमान हादसों की ही नहीं, बल्कि इसी तरह के और भी कई दिलचस्प सवालों की बात करेंगे। हमारी ये पूरी चर्चा चार्ल्स डुहिग की मशहूर किताब स्मार्टर फास्टर बेटर पर आधारित है। और इसके साथ ही हम वॉटन के कुछ बहुत ही शानदार शोध लेख, गूगल के प्रोजेक्ट अरस्तु का जो विस्तृत डेटा है और इस किताब के कुछ बेहद दिलचस्प अंशों का भी विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि असल में उत्पादकता का, मतलब प्रोडक्टिविटी का असली मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिए, सबसे सफल लोग सिर्फ ज्यादा घंटे काम नहीं करते, बल्कि वे दुनिया को देखने और निर्णय लेने के तरीके में एक बहुत ही मौलिक बदलाव करते हैं। बिल्कुल, ये कोई सामान्य टाइम मैनेजमेंट का उबाऊ पाठ नहीं है। एकदम नहीं। ये तो मानव मनोविज्ञान की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा की शुरुआत प्रेरणा यानी मोटिवेशन से होती है। हम अक्सर ये मानते हैं ना कि प्रेरणा कोई ऐसी चीज है जो बस कुछ लोगों में जन्म से होती है और कुछ में नहीं होती। हाँ, मतलब जैसे कोई इंसान सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, एकदम ऊर्जा से भरा हुआ, और कोई दूसरा बस बिस्तर से ही नहीं निकल पाता, है ना? सही बात है। लेकिन रिसर्च से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि प्रेरणा कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सीखी जाने वाली कला है। रुको, एक सेकंड। क्या प्रेरणा काफी हद तक हमारे दिमाग के रसायनों पर, मतलब डोपामाइन वगैरह पर निर्भर नहीं करती? करती है। तो अगर कोई इंसान पूरी तरह से थका हुआ और निराश है, तो वो बस अचानक से प्रेरित होना कैसे सीख सकता है? बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर दिमाग के खास हिस्से की भूमिका आती है, जिसे स्ट्रिएटम कहते हैं। जब इंसान को ये लगता है कि वो नियंत्रण में है, तो उसका स्ट्रिएटम सक्रिय हो जाता है। अच्छा, और फिर वो प्रेरणा के लिए जरूरी रसायन छोड़ने लगता है? एग्जैक्टली। इसका सबसे बड़ा रहस्य है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का आंतरिक केंद्र। मतलब ये गहरा विश्वास कि जीवन की स्टीयरिंग व्हील हमारे अपने हाथों में है। यानी जो लोग ये मानते हैं कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो किस्मत या बाहरी दुनिया की वजह से है, वो जल्दी हार मान लेते हैं। हाँ, और इसके उलट जो मानते हैं कि उनके छोटे छोटे निर्णय भी हालात बदल सकते हैं, उनका स्ट्रिएटम उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस लोकस ऑफ कंट्रोल को परिस्थितियों के जरिए कैसे बदला जा सकता है। मुझे लगता है मरीन कॉर्प्स की बूट कैंप ट्रेनिंग का जो उदाहरण हमने देखा था, वो इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। बिल्कुल। पहले मरीन कॉर्प्स में सिर्फ और सिर्फ आदेश मानना सिखाया जाता था। हाँ, लेकिन फिर जनरल क्रुलक ने महसूस किया कि युद्ध के मैदान में केवल आंख बंद करके आदेश मानने वाले सैनिक नहीं चाहिए, बल्कि खुद सोचने वाले सैनिक चाहिए। तो उन्होंने ट्रेनिंग में एक बहुत ही अजीब सा बदलाव किया। वो मेस हॉल वाला किस्सा है। हाँ, एकदम नए रंगरूटों को मेस हॉल यानी भोजन कक्ष साफ करने को कहा गया, लेकिन बिना किसी निर्देश या सफाई के सामान के। उन्हें बस बोल दिया गया कि इसे साफ करो। और मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मेस हॉल साफ हो। मकसद ये था कि वे रंगरूट खुद आपस में बात करें। ये तय करें कि सफाई कैसे करनी है और उस निर्णय की जिम्मेदारी लें। सही कहा। जब इंसान खुद कोई नियम बनाता है तो वो केवल एक काम नहीं कर रहा होता, वो अपनी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का दावा कर रहा होता है। से भी बहुत अच्छे से साबित होती है वो नर्सिंग होम में रहने वाले बुजुर्गों का जो मामला था। अरे हाँ, वो बहुत ही शानदार स्टडी थी। जिन बुजुर्गों ने अपने कमरे के छोटे मोटे नियम खुद तय किए, मतलब जैसे पौधे को कहाँ रखना है या टीवी कब देखना है। आपको पता है, उनका जीवन उन बुजुर्गों से लंबा रहा जिन्हें हर चीज दूसरों द्वारा तय करके दी जाती थी। एकदम।
जब दिमाग को यह संदेश मिलता है कि विकल्प मौजूद हैं, तो वो जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा पैदा करता है। मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक के अनुसार बच्चों की मेहनत की तारीफ करना भी यही काम करता है। अच्छा, कैसे? जब बच्चों से ये कहा जाता है कि तुमने कितनी मेहनत की, बजाय इसके कि तुम कितने होशियार हो, तो उनका नियंत्रण का केंद्र मजबूत होता है। वे सीखते हैं कि उनके प्रयास से परिणाम बदल सकते हैं। तो ये पूरी बात एक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने जैसी है, ना कि पैसेंजर सीट पर। अगर इनबॉक्स में हजारों ईमेल हैं और कोई व्यक्ति घबराया हुआ है, तो किसी भी एक बीच के ईमेल का जवाब देना एक छोटा सा निर्णय है। बिल्कुल, एक बहुत ही छोटा सा कदम। हाँ, और ये छोटा सा कदम दिमाग को ये संदेश देता है कि नियंत्रण हमारे हाथ में है। चलिए, अब जब किसी व्यक्ति के भीतर ये प्रेरणा और नियंत्रण की भावना आ जाती है, तो एक नई चुनौती सामने आती है। वो क्या? इस ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाया जाए। और यहीं पर बात आती है सही तरीके से लक्ष्य तय करने की। लेकिन देखिए, केवल आसान और छोटे लक्ष्य तय करने से बात नहीं बनती। इंसान के दिमाग को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए स्ट्रेच गोल्स और स्मार्ट गोल्स, इन दोनों के संयोजन की आवश्यकता होती है। स्ट्रेच गोल्स मतलब ऐसे लक्ष्य जो इतने बड़े और चुनौतीपूर्ण हो कि पहली बार में तो एकदम असंभव लगे। हाँ। और स्मार्ट गोल्स का मतलब है? हाँ, ऐसे कदम जो विशिष्ट हों, मापने योग्य हों, यथार्थवादी और समयबद्ध हों। इसे समझने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के पूर्व सीईओ जैक वेल्च का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। हाँ, जब वेल्च ने जापान का दौरा किया था। बिल्कुल, तो उन्होंने वहां बुलेट ट्रेन थिंकिंग देखी। 1960 के दशक में जापानी इंजीनियरों को 75 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन बनाने को कहा गया था, जो कि यथार्थवादी थी। लेकिन रेलवे के प्रमुख ने उस लक्ष्य को खारिज कर दिया। हाँ, और उन्होंने 120 मील प्रति घंटे का एक असंभव सा लक्ष्य दे दिया। सोचिए, अगर लक्ष्य सिर्फ 75 मील का होता तो इंजीनियर क्या करते? वो बस पुरानी ट्रेनों में ही थोड़ा बहुत सुधार कर लेते। एग्जैक्टली। लेकिन 120 मील की गति ने उन्हें पटरियों से लेकर ट्रेन के डिब्बों के आकार तक सब कुछ एकदम नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। और ठीक यही बात जैक वेल्च ने जीई में लागू की। उन्होंने अपने विमान इंजन प्रभाग को डिफेक्ट्स या खामियां 25% कम करने को नहीं कहा, बल्कि 75% तक कम करने का लक्ष्य दिया। बाप रे, 75%! और इस विशाल स्ट्रेच गोल ने उनकी पूरी निर्माण प्रक्रिया में ही क्रांति ला दी। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमेशा इतने बड़े और असंभव लक्ष्य रखे जाएं, तो क्या इंसान हताश नहीं हो जाएगा? मतलब इतनी बड़ी चुनौती तो बहुत डरावनी हो सकती है। यही वो जगह है जहां केवल स्ट्रेच गोल्स रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। इंसान के दिमाग को कॉग्निटिव क्लोजर या संज्ञानात्मक समापन की बहुत सख्त जरूरत होती है। अच्छा, मतलब हमें वो टू डू लिस्ट से आसान काम काटकर एक खास तरह की संतुष्टि मिलती है, राइट? बिल्कुल। जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो लोग अक्सर घबराकर छोटे और महत्वहीन काम करने लगते हैं, जैसे डेस्क साफ करना या फालतू ईमेल छांटना, ताकि उन्हें यह क्लोजर मिल सके। ओहो, तो इसका मतलब यह है कि हमारी टू डू लिस्ट के सबसे ऊपर एक बड़ा स्ट्रेच गोल होना चाहिए, ताकि हमारी दिशा स्पष्ट रहे। हाँ, और उसके ठीक नीचे उसे पूरा करने के लिए छोटे, व्यवहारिक और स्मार्ट कदम होने चाहिए, जिन्हें एक एक करके पूरा करके दिमाग को वो संतुष्टि वाला रसायन मिलता रहे। ये बड़े विजन और रोजमर्रा के कदमों के बीच का एक आदर्श संतुलन है। समझ गई। लेकिन देखिए, ये तो हुई योजना बनाने की बात। असल जिंदगी में जब कोई व्यक्ति इन विशाल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, तो रास्ते में अचानक मुश्किलें भी तो आती हैं। हाँ, अराजकता या केओस फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान यानी हमारा फोकस कैसे काम करता है, जैसे उस क्वांटस फ्लाइट में हुआ था? जब अचानक कोई भारी संकट आता है ना, तो हमारा दिमाग कॉग्निटिव टनलिंग का शिकार हो सकता है। कॉग्निटिव टनलिंग? हाँ, ये विकासवाद का हिस्सा है। जब इंसान के पूर्वज जंगल में शेर देखते थे, तो उनका दिमाग बाकी सारी जानकारी को ब्लॉक कर देता था और सिर्फ उस एक खतरे पर ध्यान केंद्रित करता था। तो आज के आधुनिक युग में जब कोई अलार्म बजता है या भारी दबाव होता है, तो दिमाग सबसे स्पष्ट चीज पर फोकस कर लेता है और पूरी तस्वीर को भूल जाता है। एग्जैक्टली। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की दुखद घटना इसी कॉग्निटिव टनलिंग का एक खौफनाक उदाहरण है। हाँ, अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते हुए जब विमान के सेंसर बर्फ से ढक गए और ऑटो पायलट अचानक बंद हो गया, तो अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगे और पायलटों का दिमाग तुरंत टनलिंग में चला गया। उन्होंने सिर्फ एक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर लिया, जो ये दिखा रही थी कि विमान के पंख सीधे हैं या नहीं।
और इस कोशिश में उन्होंने विमान की नाक को इतना ऊपर उठा दिया कि विमान हवा में अपनी पकड़ खो बैठा और सीधे गिरने लगा। वे इतने दबाव में थे कि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि विमान नीचे गिर रहा है, जबकि उनके ठीक सामने मौजूद एक अन्य स्क्रीन पर यह जानकारी एकदम स्पष्ट रूप से दिख रही थी। यहाँ ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? अगर हम वापस उस कॉन्टस फ्लाइट 32 की कहानी पर जाएं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। सोचिए, 22 में से 21 सिस्टम फेल हो गए थे, भयानक अलार्म बज रहे थे, लेकिन उस पायलट ने विमान को सुरक्षित उतार लिया। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उस पायलट ने कॉग्निटिव टनलिंग से बचने के लिए मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल किया था। मेंटल मॉडल्स? हाँ, जब सब कुछ फेल हो रहा था और शोरगुल एकदम चरम पर था, तो उसने खुद से कहा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि क्या क्या खराब हो गया है, मैं बस ये मानकर चलूंगा कि मैं एक बहुत छोटा और साधारण सेस्ना विमान उड़ा रहा हूं। क्या बात है! मतलब क्या मानसिक मॉडल बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी नाटक के मंच पर जाने से पहले अपने दिमाग में पूरी कहानी का पूर्वाभ्यास या रिहर्सल कर रहे हैं, ताकि कुछ भी गलत होने पर हम घबराएं नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब दिमाग के पास पहले से एक स्पष्ट कहानी होती है कि चीजें कैसे दिखनी चाहिए, तो वो अराजकता के बीच भड़कता नहीं है। पायलट ने अपने दिमाग को सिर्फ उन चीजों पर केंद्रित किया जो एक छोटे विमान को उड़ाने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे गति और ऊंचाई। मानसिक मॉडल हमारे दिमाग को ये तय करने में मदद करते हैं कि किस जानकारी पर ध्यान देना है और किसे पूरी तरह से अनदेखा करना है। सही बात है। लेकिन देखिए, ये तो हुई व्यक्तिगत ध्यान और फोकस की बात। कोई भी पायलट अकेले तो विमान नहीं उड़ाता। को पायलट भी होते हैं। हाँ, अगर एक पायलट का मानसिक मॉडल बेहतरीन है, लेकिन उसका को पायलट कोई गलती देखकर भी कुछ बोलने से डरता है, तो वो बेहतरीन मॉडल किसी काम का नहीं है। एकदम सही। व्यक्तिगत फोकस तभी काम आता है जब समूह या टीम का ढांचा सही हो। तो एक टीम के सामूहिक ध्यान और प्रदर्शन को असल में क्या चीज सफल बनाती है? गूगल ने इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए प्रोजेक्ट अरस्तु शुरू किया था। उन्होंने 180 टीमों का बहुत ही गहरा अध्ययन किया। उन्हें लगा होगा कि अगर वे सबसे होशियार और स्मार्ट लोगों को एक साथ रख देंगे तो टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, है ना? हाँ, शुरुआत में तो सबको यही लगता है, लेकिन डेटा ने यह साबित किया कि एक बेहतरीन टीम इस बात से नहीं बनती कि उसमें कौन है, बल्कि इस बात से बनती है कि वे कैसे काम करते हैं। तो वो कौन सा जादुई तत्व था जिसने उन टीमों को सफल बनाया? वो था साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। अगर इसे थोड़ा और स्पष्ट करें तो क्या इसका मतलब यह है कि टीम में हमेशा शांति होनी चाहिए और सब बस एक दूसरे की तारीफ करते रहें, कोई बहस न हो? नहीं, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित टीम का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई विवाद नहीं होगा। अच्छा। इसका असली मतलब ये है कि लोग बिना सजा या मजाक उड़ाए जाने के डर के अपनी राय रख सकें और बेझिझक अपनी गलतियां स्वीकार कर सकें। सैटरडे नाइट लाइव और उनके निर्माता लॉन माइकल्स का उदाहरण इसे बखूबी दर्शाता है। हाँ, जहां एक ऐसी संस्कृति बनाई गई जिसमें लोग बेझिझक अपनी सबसे अजीबोगरीब बातें और आइडियाज सामने रख सकते थे। स्रोतों के अनुसार सफल टीमों के 2 प्रमुख नियम सामने आए। पहला था सभी को बोलने का समान अवसर, यानी इक्वल टर्न टेकिंग। मतलब किसी मीटिंग में सिर्फ 1 या 2 तेज तरार लोग ही पूरी बातचीत पर हावी ना हो, सबको बोलने का मौका मिले। और दूसरा नियम था उच्च सामाजिक संवेदनशीलता। इसका मतलब है कि टीम के सदस्य एक दूसरे के हाव भाव, आवाज के स्वर और भावनाओं को पढ़ने में माहिर हों। जब इंसान को लगता है कि उसे सुना जा रहा है और उसकी भावनाओं की कद्र हो रही है, तो टीम की उत्पादकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? जब टीम में इतनी सुरक्षा और आजादी हो, जहां हर किसी को बोलने का हक हो, तो उनका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? क्या इस तरह तो काम में देरी या अड़चन नहीं आएगी? इसी सवाल का समाधान हमें लीन और अजाइल मैनेजमेंट के सिद्धांतों में मिलता है। इसका मुख्य विचार है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण। मतलब निर्णय लेने की शक्ति को शीर्ष अधिकारियों के बंद कमरों से निकालकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को सौंपना। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण जनरल मोटर्स और टोयोटा के फ्रेमॉन्ट प्लांट का है। हाँ, एक समय पर वो अमेरिका का सबसे खराब कारखाना माना जाता था। वर्कर शराब पीकर आते थे और जानबूझकर कारों में खराब पुर्जे लगाते थे। लेकिन जब टोयोटा ने उस प्लांट को टेक ओवर किया तो उन्होंने एंडॉन कॉर्ड्स का सिस्टम लागू किया। अच्छा, ये एंडॉन कॉर्ड्स क्या था? असेंबली लाइन पर काम करने वाले किसी भी सामान्य वर्कर को ये अधिकार दिया गया कि अगर उसे कोई भी समस्या दिखे तो वो एक रस्सी खींचकर पूरी असेंबली लाइन को रोक सकता है। अरे बाप रे,
ये सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या बड़े अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए अपनी शक्ति और नियंत्रण को इस तरह निचले स्तर के कर्मचारियों पर छोड़ना सबसे डरावना काम नहीं है? डरावना तो है। कारखाने की लाइन रुकने का मतलब है हर मिनट हजारों डॉलर का सीधा नुकसान। शुरुआत में ये उनके लिए बहुत डरावना था, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब एक साधारण वर्कर को ये महसूस होता है कि कंपनी उस पर इतना भरोसा करती है कि वो पूरी लाइन रोक सकता है, तो उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जाग उठता है। वो सिर्फ एक पुर्जा कसने वाली मशीन नहीं रहता, वो उस पूरी प्रक्रिया का मालिक बन जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस एक बदलाव से उस कारखाने की उत्पादकता दोगुनी हो गई। क्या बात है। और यही सिद्धांत FBI के सेंटिनल प्रोजेक्ट में भी देखा गया था। हाँ, FBI अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही थी, लाखों डॉलर बर्बाद हो चुके थे और बरसों से कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। फिर चैड फुलगम आए और उन्होंने अजाइल सॉफ्टवेयर विकास के सिद्धांत लागू किए। उन्होंने बड़े अधिकारियों से फैसले लेने का हक छीना और शक्ति सीधे उन डेवलपर्स को दी जो समस्या के सबसे करीब थे। प्रोजेक्ट बहुत कम समय और बहुत कम बजट में सफल हो गया। जब जमीनी स्तर के लोगों के पास वर्तमान समस्याओं को तुरंत सुलझाने की शक्ति आ जाती है तो सिस्टम बहुत तेज हो जाता है। सही बात है। लेकिन सशक्त टीमें वर्तमान के फैसले तो ले सकती हैं, पर भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच ये कैसे तय किया जाए कि उनका लिया गया निर्णय सही ही साबित होगा? भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन सफल लोग संभावनाओं या प्रोबेबिलिटीज का अनुमान लगाकर बेहतर निर्णय लेते हैं। इसे बेजियन कॉग्निशन कहा जाता है। मशहूर पोकर खिलाड़ी एनी ड्यूक का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। पोकर के खेल में कुछ भी निश्चित नहीं होता। बिल्कुल। और एनी ड्यूक इस आधार पे दाव नहीं लगाती कि वे 100% जीतेंगी। वे गणितीय संभावनाओं, पिछले डेटा और प्रतिद्वंद्वी के व्यवहार का आकलन करती हैं। इंसान का दिमाग प्राकृतिक रूप से अनिश्चितता से नफरत करता है। जो लोग हारते हैं वे हमेशा 100% निश्चितता खोजते हैं। वे कोई ऐसा फैसला चाहते हैं जिसमें शून्य जोखिम हो। लेकिन जो लोग जीतते हैं वे ये स्वीकार करने में सहज होते हैं कि वे भविष्य नहीं जानते। वे छोटे छोटे दाव लगाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और बर्कले के गुड जजमेंट प्रोजेक्ट में भी यही बात सामने आई थी। हाँ, वहां आम लोगों को भविष्यवाणियां करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्हें सिखाया गया कि किसी एक ही परिणाम पर अड़ने के बजाय कई संभावित परिणामों की कल्पना करें। जैसे जैसे नई जानकारी मिलती जाए, अपने दिमाग में डेटा को अपडेट करते जाएं। यानी असफलता भी सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो अगली बार की संभावनाओं को बेहतर बनाता है। और जब लोग नई जानकारी को लगातार अपने दिमाग में अपडेट करते रहते हैं तो कभी-कभी बहुत ही अनोखे और नए विचार जन्म लेते हैं। यहीं से नवाचार या इनोवेशन की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नए विचार आते कहाँ से? क्या ये अचानक किसी प्रेरणा से आसमान से टपकते हैं? मुझे तो लगता था कि इनोवेशन एक तरह का ईश्वरीय उपहार है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। नवाचार असल में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब पुराने विचारों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फिट करना। एकदम सही। पुरानी चीजों को अप्रत्याशित तरीकों से मिलाने का नाम ही नवाचार है। वेस्ट साइड स्टोरी म्यूजिकल इसका एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ, उसमें कोई एकदम नई कहानी नहीं रची गई थी। उन्होंने शेक्सपियर की सदियों पुरानी रोमियो और जूलियट की कहानी ली और उसे न्यूयॉर्क के स्ट्रीट गैंग्स की आधुनिक दुनिया के साथ बस मिला दिया। डिज्नी की ब्लॉकबस्टर फिल्म फ्रोजन के निर्माण में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अच्छा, हाँ। वहां क्या हुआ था? जब उनकी टीम एक रचनात्मक गतिरोध में फंस गई थी तो निर्माता एड कैपमुल ने जानबूझकर एक व्यवधान मतलब इंटेंशनल डिसरप्शन पैदा किया। उन्होंने लेखिका जेनिफर ली को निर्देशक का पद दे दिया था, है ना? हाँ, ताकि टीम की गतिशीलता बदले। इस बदलाव ने टीम की पुरानी सोच को हिला दिया और सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला। यहाँ जो बात सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आती है वो ये है कि नई जानकारी को दिमाग में गहराई से बैठाने के लिए थोड़ी असुविधा या डिसफ्लुएंसी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। जब जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है तो दिमाग उसे प्रोसेस किए बिना ही भूल जाता है। सिंसिनेटी की साउथ एवेंडेल स्कूल का उदाहरण इसे एकदम स्पष्ट कर देता है। हाँ, वहाँ शिक्षकों के पास छात्रों का सारा डेटा एक बहुत ही सुंदर और आसान कंप्यूटर डैशबोर्ड पर उपलब्ध था, लेकिन फिर भी छात्रों के नतीजों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। क्योंकि वो जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध थी कि शिक्षकों का दिमाग उस पर रुकता ही नहीं था। फिर स्कूल ने एक बहुत ही मुश्किल नियम बनाया। उन्होंने शिक्षकों को डैशबोर्ड के बजाय हाथ से इंडेक्स कार्ड्स पर डेटा लिखने को मजबूर किया।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या मतलब? क्या ये लिफ्ट के बजाय जानबूझकर सीढ़ियां चढ़ने जैसा है? अरे हाँ, बहुत सही उपमा दी आपने। जब शिक्षकों ने खुद हाथ से डेटा लिखना शुरू किया तो इस मुश्किल और उबाऊ प्रक्रिया ने उन्हें पैटर्न्स देखने वो मजबूर कर दिया। जानकारी को मुश्किल तरीके से प्रोसेस करना असल में हमारी दिमागी मांसपेशियों के लिए कसरत है, और इसके बाद उस स्कूल के नतीजों में जबरदस्त सुधार आया था। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि उत्पादकता का अर्थ मशीनों की तरह काम करना या अपनी टू डू लिस्ट को अंधाधुंध काटना बिल्कुल नहीं है। ये गहरे अर्थों में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में कैसे नियंत्रण महसूस करते हैं, कैसे बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में बांटते हैं, कैसे मुश्किल समय में अपने ध्यान को मानसिक मॉडल के जरिए स्थिर रखते हैं और अपनी टीम में कैसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का निर्माण करते हैं। ये सच में एक बहुत ही शानदार और गहरी यात्रा रही, लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए, स्रोतों की बातों से परे आज के दौर को देखते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर सोचने की सख्त जरूरत है। वो क्या? आज हमने देखा कि सच्ची उत्पादकता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद कितने सचेत निर्णय लेते हैं, हम अपनी लर्निंग के लिए कैसे मानसिक मॉडल बनाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अंदर नियंत्रण का केंद्र या लोकस ऑफ कंट्रोल कितना मजबूत है। सही बात है। लेकिन आज के तकनीकी दौर में जरा विचार कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम और सोशल मीडिया हमारे लिए रोजमर्रा के अनगिनत निर्णय ले रहे हैं। बहुत ही डरावना सच है। हमें क्या पढ़ना है, क्या खरीदना है, कौन सा रास्ता लेना है, या यहाँ तक कि हमें क्या सोचना है, ये सब हमारे फोन की स्क्रीन तय कर रही है। जानकारी इतनी आसानी से मिल रही है कि वो असुविधा या संघर्ष एकदम खत्म हो गया है। एकदम सही कह रही हैं। तो सुनने वालों के लिए यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्या हम अनजाने में अपने उस नियंत्रण के केंद्र को मशीनों को सौंप रहे हैं? यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या ये तकनीक हमें तेज तो बना रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी गहराई, हमारे खुद निर्णय लेने की क्षमता और हमारी उत्पादकता की उस असली ताकत को खत्म कर रही है? इस सवाल पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।